हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत में बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होता है? इससे पहले हम लोग प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न जो है पढ़ चुके हैं। अब है आज बाह्य प्रयत्न। आज क्या क्या जानेंगे हम? बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं ये जानेंगे, साथ ही साथ बाह्य प्रयत्न के जो प्रकार हैं और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या क्या प्रश्न बनता है परीक्षा में उससे संबंधित, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, विवाह संवादनाद घोष स्वरित उदात अनुदात, ये सब क्या है, सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। और इससे पहले आप लोग यदि मेरे लिए बस इतना सपोर्ट करिएगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिए हैं, संस्कृत लिए हैं, 6 लेवल से ऊपर के हैं, उनको प्लीज जरूर बता दीजिएगा, चाहे वो टेट पढ़ रहे हैं, चाहे सीटेट, चाहे केबीएस का एग्जाम दे रहे हो, या फिर 6 लेवल से ऊपर के हैं, 12 तक है, तो भी संस्कृत एनसीईआरटी बेस है जो हर किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होता है? बाह्य, बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहरी। बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहरी। तो यहाँ पे बाह्य प्रयत्न शब्द को, बाह्य प्रयत्न शब्द को सुन के ही लग रहा है कि ये जो है बाहरी प्रयास है। क्या है? बाहरी प्रयास। बाह्य मीन्स बाहरी, प्रयत्न मीन्स कोशिश या प्रयास। तो मैंने बताया है कि प्रयत्न को सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कोशिश किसी भी। तो बाह्य प्रयत्न हमारा क्या हो गया कि जो वर्ण होते हैं, वर्णों को जब हम बोलते हैं तो जो बाहर वर्ण निकलते हैं हमारे कंठ से लेके फेफड़े से लेके, जब कंठ, जीवा, दांत और नाक का जो स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है वर्ण, तो उस समय जो है प्रयत्न जो होता है, वर्णों की जो बोलने के लिए जो चेष्टा की जाती है, जो कोशिश की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो बाह्य प्रयत्न में हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है कि बाह्य प्रयत्न का मतलब होता है बाहरी प्रयास। तो बाह्य मीन्स क्या हो गया? बाहरी, प्रयत्न मीन्स क्या हो गया? कोशिश। तो जब वर्णों को बोलने के लिए या उच्चारण करते समय जो बाहरी प्रयास किया जाता है मुख के, वही हमारा बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो इसको चलिए लिख लेते हैं कि हमारा बाह्य प्रयत्न क्या है। तो बाह्य प्रयत्न जो है वर्णों के उच्चारण करते समय मुख के बाहर जो चेष्टा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो मतलब कोई वर्ड है, उसको जब हम बोलते हैं तो फेफड़े से निकलते हुए जो हमारे बाहर निकलता है, अब जैसे हम क्या बोलते हैं तो क्या बाहर सुनाई देता है, तभी ना, जब हम उसको बोलते हैं प्रयास करके, जब उसको मुख से बाहर निकालते हैं तभी वो हमें सुनाई देता है। अब ऐसे मन में बोले तो नहीं सुनाई देगा। तो कोई भी वर्ड है, हाँ बोलेंगे तो भी हमें कब सुनाई देगा? जब वो मुख से बाहर आ जाएगा। तो मुख, फेफड़े से लेकर मुख तक जो हमारा दांत है, जीभ है, कंठ है, नाक है, इनका जो स्पर्श करते हुए जो चेष्टा की जाती है सब वर्णों को बोलने के लिए, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मैं आप लोगों को ये सरल भाषा में बता रही हूँ, किताब मतलब किताब के अनुसार ये नहीं कि वही टॉपिक हो, इसलिए सरल भाषा में बता रही हूँ, क्योंकि किताब को तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन उसको समझने का जो तरीका है वो सरल भाषा में जब हम चीजों को समझ लेते हैं। किताबी भाषा को क्या है, टीचरों का क्या काम है कि जो किताब की भाषा दी है उसको सरल वे में बच्चों को बताना है। तो जब वो सरल वे में बता देते तो बच्चे को समझ में आ जाता कि हाँ इस शब्द का मतलब ये है। तो जो बाहरी हम समाज में रहते हैं उसमें जो हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा में यदि बच्चे को समझाया जाता है तो बच्चा समझ जाता है। तो ये मैं किताब के अनुसार नहीं, ये आप लोगों को सहूलियत के अनुसार अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए ऐसे मैं बता रही हूँ। तो चलिए, तो वर्णों को उच्चारण करते समय जो मुख के बाहर हमारा प्रयास होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब चलिए जानते हैं कि बाह्य प्रयत्न के प्रकार। तो हमारा जो बाह्य प्रयत्न है उसके कितने प्रकार हैं? 11 प्रकार हैं। बाह्य प्रयत्न के हमारे कितने प्रकार हैं? बाह्य प्रयत्न के प्रकार। तो हमारा जो बाह्य प्रयत्न है इसके जो है 11 प्रकार हैं। कितने हैं? 11 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 11। बाह्य प्रयत्न के बारे में जब भी पूछा जाएगा कि बाह्य प्रयत्न के कितने प्रकार हैं, तो हम बताएंगे 11। ये प्रश्न बनता है कि बाह्य प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न के 11 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये भी जान लेते हैं। अब जैसे हमारा संवाद, विवाद, नाद, श्वास, घोष, अघोष। क्या हो गया? संवाद, विवाद, नाद, श्वास, घोष, अघोष। इसके बाद हमारा आता है अल्प प्राण, फिर आता है महाप्राण,
संवार, विवार, नाद, श्वास, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। और क्या आता है हमारा? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। क्या आता है? स्वरित। तो ये जो हमारा है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों जो है हमारा किसका था? स्वरों का। स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और संवार, विवार, नाद, श्वास, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये जो आठों हैं किसके हैं? व्यंजन वर्णों के हैं। किसके बाह्य प्रयत्न है? व्यंजन वर्णों के। तो बाह्य प्रयत्न जब भी पूछा जाएगा, बाह्य प्रयत्न के प्रकार, तो हम क्या बताएंगे? 11। कौन कौन से? संवार, विवार, नाद, श्वास, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब इसके बारे में इसको याद कैसे करेंगे? ये 11 जो है याद तो होगा नहीं, तो इसकी एक ट्रिक है कि संवार, विवार, नाद, श्वास, घोष, अघोष, इसमें जो है हमारा संवार और नाद और क्या आ गया? घोष, इसको एक साथ लिखेंगे। किसको किसको लिखेंगे? संवार, नाद, घोष को एक साथ लिखेंगे और हमारा बचा क्या? संवार, नाद, घोष। कौन कौन सा हम एक साथ लिखेंगे? संवार, नाद और घोष। अब है हमारा संवार, नाद और घोष एक साथ लिखेंगे। विवार, श्वास और अघोष ये एक साथ याद करेंगे। हमारा जो अल्प प्राण है और महाप्राण है, ये हमारा जो व्यंजन वर्ण होते हैं, उनका जो बाह्य प्रयत्न होता है उसमें 4 हो सकता है। तो 3 ये रहेगा, फिर चाहे अल्प प्राण जुड़ जाएगा चाहे महाप्राण जुड़ जाएगा, दोनों में से कोई एक जुड़ेगा, तब जाके किसी भी व्यंजन वर्ण का बाह्य प्रयत्न में कितने आ जाएंगे? 4 आएगा। तो उसको बाद में जानेंगे, पहले इसको समझ लेते। इसको याद कैसे करना है? तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तो तीनों एक साथ याद करना है। तो चलिए कौन कौन सा एक साथ याद करेंगे तो हमारे लिए सरल हो जाएगा, जान लेते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के कितने प्रकार हैं? 11। संवार, नाद, घोष और तो सबसे पहले हम संवार, नाद, घोष, इसको जो है एक साथ याद करेंगे। संवार, नाद, घोष, संवार, नाद, घोष, संवार, नाद, घोष, ये क्या है? एक साथ याद करेंगे। फिर है हमारा विवार। संवार का उल्टा क्या होता है? विवार। और नाद का क्या हो जाता है? श्वास। और घोष का क्या उल्टा होता है? अघोष। तो संवार का उल्टा विवार होता है, नाद का उल्टा श्वास हो गया और घोष का अघोष। ये तीनों एक साथ याद रखना है और ये तीनों एक साथ याद रखना है, ठीक है। और हमें क्या याद रखना है अलग से? स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन तीनों का जो है एक सेट बना लेना है। संवार, नाद, घोष, संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो इसमें जो हमारा ये जो संवार, नाद, घोष है और ये विवार, श्वास और ये 3, तो ये दोनों तो जो है हमारा, ये हमारा जो है किसका होता है? हस्त प्रत्याहार का। हम लोग प्रत्याहार पढ़े हैं, तो जो हमारा हस्त प्रत्याहार बनता है, तो हस्त प्रत्याहार का जो है जो प्रयत्न होता है वो संवार, नाद, घोष होता है। अब है विवार, श्वास, अघोष, ये किसका होता है? खर का होता है, खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार और हस्त प्रत्याहार के बारे में अभी जानेंगे, पहले इतना जान लेते हैं। अब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये किसका हो जाएगा? सभी स्वर वर्णों का। किसका हो जाएगा? सभी स्वर वर्ण, या अचवर्ण भी बोल सकते हैं। अचवर्ण बोलिए चाहे सभी स्वर वर्ण बोलिए। संस्कृत में जितने भी स्वर वर्ण है उनका जो है बाह्य प्रयत्न क्या होगा? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होगा। और जो हमारा हस्त प्रत्याहार है उसमें जितने भी वर्ण आते हैं तो उसका क्या होगा? बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष, 3 ये हो गया। और इसमें और कौन सा जुड़ जाता है? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण या महाप्राण। अल्प प्राण मतलब क्या होता है? अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण मीन्स वायु, महा मीन्स ज्यादा और प्राण मीन्स वायु। अल्प प्राण, महाप्राण को समझ लीजिए। अल्प प्राण, अल्प मीन्स होता है थोड़ा, प्राण मीन्स होता है वायु, महा मीन्स होता है ज्यादा, प्राण मीन्स वायु। यानी अल्प प्राण हम किसे बोलेंगे? जिसमें थोड़े वायु का प्रयोग हो। अब जैसे हम क बोलते हैं तो थोड़ा सा जो है हमारा मुंह खोलता है। अब यदि क के बाद हम ख बोले तो हमारा मुंह इतने से इतना हो जाता है, तो उसमें क्या वायु ज्यादा निकल ली। अब इतने में से थोड़ी सी कम हवा निकलेगी,
और जब इतना होगा तो ज्यादा हवा निकलेगी। बोल के आप लोग देख लीजिए, क ख, तो क में थोड़ा सा सुना, जब ख बोले तो थोड़ा सा मुंह हमारा क्या है, बढ़ गया है। अब इसी को ग बोलेंगे तो थोड़ा सा मुंह नीचे हो जाएगा, और घ बोलेंगे तो फिर हमारा मुंह जो है ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार तो जिन वर्णों को बोलने में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं, और जिन वर्णों को बोलने के लिए ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है तो वो हमारा महाप्राण में जाता है। तो अल्प प्राण में हमारा कौन कौन सा वर्ण आता है? तो अल्प प्राण में हमारा 1, 3, 5। 1, 3, 5 का मतलब है कि जो वर्ग है हमारा कवर्ग, उसका पहला वर्ण। 3 का मतलब होता है तीसरा वर्ण। अब 5वें का मतलब पांचवा वर्ण। जैसे कवर्ग है, कवर्ग में हमारा क जो है पहला वर्ण है, ग तीसरा वर्ण है, और ये जो अंगा है ये क्या है, पांचवा वर्ण है। तो अल्प प्राण में कौन कौन सा वर्ण आएंगे? 1, 3, 5। इसको मतलब शॉर्टकट में याद करने का तरीका है 1, 3, 5 और यड़। यड़ प्रत्याहार किसमें आता है? यड़ प्रत्याहार में हमारा य, व, र, ल ये वर्ण आते हैं। तो यानी हमारा य, व, र, ल, ये जो हमारा 1, 3, 5 वर्ण है, यानी पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, चाहे कवर्ग हो, चाहे चवर्ग हो, चाहे टवर्ग हो, चाहे पवर्ग हो, चाहे तवर्ग हो, जो हमारे पांचों स्पर्श वर्ण है 25, उसमें जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है रहेगा अल्प प्राण में, और कौन सा रहेगा? यड़ वाला रहेगा। यानी यड़ का मतलब य, व, र, ल। अब महाप्राण में कौन से वर्ण आएंगे? जिसमें ज्यादा वायु की आवश्यकता है, जिसको हम बोलते समय हमारा अपना मुंह क्या है, ज्यादा खोले तो यह ज्यादा वायु निकले, तब क्या होता है, हमारा महाप्राण होता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे क बोले तो आपको थोड़ी सी हवा जो है महसूस होगी, और जब ख बोलेंगे तो आपको जो इस हाथ पे जो है आपको ज्यादा हवा टकराती हुई महसूस होगी। बोल के देख लीजिए, क थोड़ा सा आएगा, और जब ख बोलेंगे ख तो आपको ज्यादा जो वायु है वो निकलती हुई महसूस होगी। तो महाप्राण में हमारे वे वर्ण आते हैं जिनको बोलने के लिए ज्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से, अब ये इसमें आ गया, तो इसके अलावा जो बचा वर्ण इसमें चला जाएगा। एक तो ये तरीका याद रखने का। एक तरीका क्या है कि पहला इसमें आ गया तो दूसरा नहीं आया, तो दूसरा आ गया, इसमें तीसरा है तो चौथा नहीं है तो चौथा इसमें आ गया, इसमें पांचवा है तो इसमें पांचवा नहीं आएगा। यानी दूसरा, चौथा और क्या आ जाएगा? ऊष्म वर्ण। महाप्राण में कौन कौन सा वर्ण हो जाएंगे? दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण, ये आ जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब ये भी बताऊंगी हस्त प्रत्याहार में कौन से आते हैं, खर प्रत्याहार में कौन से आते हैं। पहले अल्प प्राण और महाप्राण को समझ लीजिए। तो ये जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण मीन्स वायु, महा मीन्स ज्यादा, प्राण मीन्स वायु। जब थोड़ा हवा की जरूरत पड़े बोलने में, वर्णों को बोलने में जब थोड़ी हवा की जरूरत पड़े तो अल्प प्राण में जाएगा, महाप्राण में ज्यादा। तो इसमें अल्प प्राण में हमारा कौन कौन सा था? इसका सरल तरीका है 1, 3, 5 यड़। यानी कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया और पवर्ग। पहले तवर्ग आएगा ना, क ख ग अंगा च छ ज ञ ट ठ ड ण त थ द द न, तवर्ग और फिर पवर्ग। तो इन पांचों में जो वर्ण है, पहला का मतलब क्या हो गया? पहला, तीसरा, पांचवें का मतलब क्या हो गया? पहला का मतलब हो गया क, च और त। ऐसे ही तीसरा का मतलब क, च, ट और त और क। फिर यहाँ पे ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड और फिर त, थ, द और प, फ, ब। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंगा, इया, अणा, न और म। संस्कृत में हमारा जो वर्ण होता है व्यंजन, उसमें जो है हलंत लगेगा, क्योंकि ये अर्ध मात्रिक वर्ण होते हैं, इसलिए जब इन पे स्वर लगाया जाएगा तब जो है ये पूर्ण माने जाते हैं। तो ये तीसरा वर्ण हो गया, ये पांचवा वर्ण हो गया। और क्या आएगा साथ में हमारा? य, व, र, ल। तब इसको गिन लीजिए कितने वर्ण हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। यानी अल्प प्राण में हमारे कितने वर्ण हो गए हैं? 19 वर्ण हो गए हैं। तो हमारा यहाँ पे लिख लेंगे कि जो अल्प प्राण है इसमें कितने वर्ण आ गए हैं? 19 वर्ण।
19 अक्षर भी बोल सकते हैं, 19 वर्ण भी बोल सकते हैं। आप लोग गिन लीजिए, 4 ये हो गया और ये, ठीक है। अब चलिए जानते हैं महाप्राण। महाप्राण का मतलब क्या है, जिसमें जब हम ऐसे हाथ नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे हाथ रख लीजिए और बोलिए क, देखिए थोड़ी हवा महसूस होगी। और जब ख बोलेंगे तो ज्यादा हवा महसूस होगी, ग बोलेंगे तो कम हो जाएगा, फिर घ बोलेंगे तो तेज हवा महसूस होगी, ऐसे ही च बोलेंगे तो कम होगा, छ बोलेंगे तो ज्यादा हवा हमारे हाथ पे महसूस होगी। उससे आप समझ जाइएगा कि हाँ कम हवा निकल रही है, ज्यादा हवा। तो ज्यादा वायु का जब प्रयोग होगा तो महाप्राण में जाएगा। अब इसमें देख लीजिए 1 3 5 वर्ण इसमें चले गए तो क्या बचा, 2 और 4, यानी दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। दूसरा वर्ण क्या हो गया हमारा, जैसे ख और घ। कवर्ग का हमारा ये हो गया, चवर्ग का च छ ज झ, और टवर्ग का ट ठ ड ढ, और तवर्ग का क्या हो जाएगा, त थ द इसमें चला गया है ध। फिर पवर्ग का क्या आ जाएगा, प फ भ भ, ये तो हो गया। और साथ ही साथ क्या है इसमें, ऊष्म वर्ण प्लस ऊष्म, दूसरा वर्ण चौथा वर्ण, और साथ ही साथ कौन सा वर्ण रहेगा, ऊष्म वर्ण रहेगा। तो ऊष्म में हमारा क्या है, तीनों स आ जाता है, बड़ा सा, मूर्धन्य स और ह। ये क्या हो गया, अब इसको भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये हो गया हमारा 14। तो हमारा महाप्राण में कितने वर्ण आ गए, 14 वर्ण। कितने हो गए, 14 वर्ण। महाप्राण में कितने वर्ण हो गए, 14। अब इसको याद कैसे रखना है, 2 4 प्लस ऊष्म वर्ण। अब इसमें अल्प प्राण में क्या याद रखना है, 1 3 5 यड़, ठीक है। अब समझ में आया होगा कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण में जब वर्णों को बोलने में थोड़ी सी हवा का प्रयोग किया जाए या थोड़ी सी वायु निकले तो वो अल्प प्राण में जाएगा, और महाप्राण जब वर्णों को बोलने में ज्यादा वायु का प्रयोग किया जाए तो वो किस में जाएगा, महाप्राण में जाएगा। तो अल्प प्राण की ट्रिक क्या है, 1 3 5 प्लस यड़, 1 3 5 और यड़, ये क्या हो गया है हमारा, उसका हो गया है अल्प प्राण का 1 3 5 यड़, और इसका क्या जाएगा 2 4 ऊष्म। महाप्राण में 2 4 प्लस ऊष्म वर्ण, इसमें 1 3 5 और यड़ वर्ण। ये आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण याद कर, अल्प प्राण और महाप्राण से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से बता रही हूँ। तो अल्प प्राण का मतलब जब भी पूछे तो थोड़ा, अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण मीन्स वायु, जब थोड़ी वायु निकले, महा मीन्स ज्यादा, प्राण मीन्स वायु, जब ज्यादा वायु। अक्सर पूछा जाता है कि अल्प प्राण में कितने वर्ण हैं, तो कितने वर्ण हैं, 19 वर्ण हैं। कौन कौन से आते हैं, 1 3 5 और यड़ वर्ण। महाप्राण में दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, और क्या होता है, ऊष्म वर्ण। महाप्राण में ये भी प्रश्न बनता है कि महाप्राण में कुल कितने अक्षर हैं, तो महाप्राण में कुल कितने अक्षर हैं, 14 हैं। तो महाप्राण और अल्प प्राण, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं कि हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, तो हस वर्ण में जो भी वर्ण आएंगे, चलिए उसको समझ लेते हैं। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, मुझे जैसा समय मिलेगा कमेंट में देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, जब समय मिलता है, जब भी मोबाइल पास में आता है मैं देखती जरूर हूँ। हाँ मैं हाउस वाइफ हूँ, गृहस्थी भी देखनी है, बच्चे भी देखना, सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कर रही हूँ, तो इसकी जिम्मेदारी ली हूँ तो इसको भी मैं देख ही रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि हस प्रत्याहार, अल्प प्राण और महाप्राण तो आप लोग जान गए। अब हस प्रत्याहार का, हस जो प्रत्याहार उसमें जितने भी वर्ण हैं उनका जो है बाय प्रयत्न क्या होगा, संवार नाद घोष। अब देख लेते हैं हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। हमारा जो है ह य व र ल, ह य व, हाँ हम लोग पढ़े हैं ना, आ ई ऊणा री ली का ए ओ अंगा ए ओ चा हा या वा रा टा। तो हस में ह से शुरू होगा और प पे क्या है, खत्म होगा, तो हस प्रत्याहार बन जाएगा। तो हस में ह से शुरू हुआ, ह य व र ट, ट यहाँ पे आया तो ट क्या है, हट गया, फिर ल ड़, ड़ हट गया। अब क्या बचा हमारा, इया इया म अंगा, इया म अंगा न म क्या है हमारा, इत वर्ण है तो वो नहीं लेंगे। फिर क्या बचेगा हमारा, झ भ इया, इया जो है हमारा इत वर्ण है तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर क्या आ जाएगा, झ भ इया, घ ड़ ढ
स क्या है, इत वर्ण है तो उसको नहीं लेंगे, तो घ ड़ ध स। फिर क्या आएगा हमारा, ज ब ग ड़ द। अब यहाँ पे हमारा स आया, ये स क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, यानी ह से शुरू हुआ और स पे खत्म हुआ। हम लोग जानते हैं कि जितने भी इत वर्ण हैं उनको सिर्फ कब प्रयोग होता है, प्रत्याहार बनाने में, इसमें लिखा नहीं जाता है, तो उन वर्णों को छोड़ दिया गया है। जो वर्ण हमारे संस्कृत वर्णमाला में इत संज्ञक वर्ण है उनको जो है छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो वर्ण बचते हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये स नहीं लिखेंगे, बस इसका जो है पहला वर्ण और इत संज्ञक वर्ण। प्रत्याहार जब भी बनता है तो एक जो है हमारा वर्णमाला में से वर्ण रहेगा और एक जो है हमारा इत संज्ञक वर्ण रहेगा। जो लोग वीडियो नहीं देखे, पिछली वीडियो जाके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हस में हमारा क्या हो गया, ह से शुरू होगा और स जब आएगा तो वहीं तक लिखेंगे। तो हस प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण होंगे, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक कोई वर्ण छूट रहा है, ह य व र त ल ड इया म अंगा ड़ छूट रहा है, न म हो गया। ह य व र ट, यहाँ पे इत संज्ञा तो हट जाएगा, ड़ जो है इत संज्ञा है वो हट जाएगा, इया म अंगा ड़ न म यहाँ पे हट जाएगा, इत संज्ञा वर्ण है। फिर झ ब इया हट जाएगा क्योंकि इया इत संज्ञा वर्ण है। फिर ध ड़ द स हट जाएगा क्योंकि वो भी इत संज्ञा वर्ण है। फिर क्या आया, ज ब ग ड़ द, फिर स जो है इत संज्ञा वर्ण है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो अब कितना है हस प्रत्याहार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारा हस प्रत्याहार में कितने वर्ण है, ये प्रश्न बनता है। हस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, 20 हैं। कितने वर्ण है, 20 वर्ण है। तो इन 20 वर्णों का जो बाय प्रयत्न होगा, संवार नाद घोष, ये तो होगा ही, साथ ही साथ हमारा हस प्रत्याहार के वर्णों का बाय प्रयत्न क्या क्या होगा, एक तो होगा संवार नाद घोष। हस प्रत्याहार के वर्णों का ये जो 20 वर्ण है, यदि ये आ गए तो इसको बस ये याद रखें कि हस बराबर संवार नाद घोष। तो यानी हस प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे, जो 20 वर्ण हैं, यदि इनका बाय प्रयत्न पूछ लिया तो हम क्या बताएंगे, संवार नाद घोष। और एक प्रश्न और बनता है कि किसी भी व्यंजन वर्ण का, किसी भी व्यंजन वर्ण का 4 बाय प्रयत्न होता है। जो हम पढ़े हैं अल्प प्राण और महाप्राण, वो कहाँ गएगा, तो इसी में जुड़ेगा। ये 8 जो है हमारा व्यंजन वाला है, तो 3 3 6 इसमें चला जाएगा, अल्प प्राण और महाप्राण 8 हुआ तो इसमें जुड़ जाएगा। 4 बाय प्रयत्न हो सकता है। कितने बाय प्रयत्न हो सकते हैं, 4 बाय प्रयत्न हो सकता है। कैसे, चलिए जान लेते हैं। जैसे हमारा पूछ दिया, यह ले लीजिए, यह वर्ण कौन सा, यह, तो इसका क्या बन जाएगा, संवार नाद घोष। ये तो हमारा बनेगा ही संवार नाद घोष य का। अब इसमें हमारा अल्प प्राण जुड़ेगा। अल्प प्राण क्यों, क्योंकि अल्प प्राण में जो है हमारा यह जो वर्ण है वो किसके अंतर्गत आता है, अल्प प्राण में आता है। अल्प प्राण का याद किया ना, 1 3 5 और यण वर्ण किसमें आता है, अल्प प्राण में आता है। उसमें किसमें आता है, महाप्राण में आता है। दूसरा और चौथा वर्ण और उसमें वर्ण महाप्राण में आता है। अब ऐसे ही पूछ दिया हमारा कि जैसे ख बोल दिया, ख का यदि पूछ देगा तो हम क्या बताएंगे, तो ख जो है खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो खर पहले इसी का समझ लीजिए। यह जो है इसका हो गया। अब है हमारा, जैसे ये ह है, ह क्या है, उष्म वर्ण है, तो इसका क्या हो जाएगा, संवार नाद घोष। संवार नाद घोष। ह जो है हस प्रत्याहार में आया है, तो ह का बाय प्रयत्न संवार नाद घोष तो बनेगा ही, लेकिन ह क्या है, महाप्राण है, तो इसलिए यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, महाप्राण। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह जो है अल्प प्राण में आता है तो इसमें अल्प प्राण जुड़ेगा, और जो ये ह है उष्म वर्ण है
तो ये किस में जुड़ जाएगा? महाप्राण में। दोनों क्या है? ह भी जो है हस्त प्रत्याहार का वर्ण है और यह भी हस्त प्रत्याहार का वर्ण है, लेकिन अंतर क्या है? आ गया है अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण जब रहेगा, वर्ण जो है अल्प प्राण रहेगा तो अल्प प्राण जोड़ेंगे, और यदि महाप्राण में है वर्ण तो उसको महाप्राण में जोड़ देंगे। तो किसी भी व्यंजन वर्ण का 4 बाह्य प्रयत्न कैसे हुआ? संवार 1 हो गया, नाद 2 हो गया, घोष जो है 3 हो गया, अल्प प्राण 4 हो गया। आ गई बात समझ में? अब जैसे ह है ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण किसमें आता है? महाप्राण में आता है, लेकिन ये जो ह है संवार नाद घोष में भी आ रहा है, तो 3 तो ये बन गया संवार नाद घोष, और ऊष्म वर्ण होने के कारण इसमें क्या जुड़ जाएगा? महाप्राण जुड़ेगा, अल्प प्राण नहीं जुड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी कि जितना भी कोई भी वर्ण है, कौन सा? व्यंजन वर्ण, सिर्फ व्यंजन वर्ण, उनका जो है बाह्य प्रयत्न 4 हो सकता है। कौन कौन सा? संवार नाद घोष अल्प प्राण या संवार नाद घोष महाप्राण। ऐसे ही खर प्रत्याहार का भी बताऊंगी, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो हस्त प्रत्याहार में कितने वर्ण है? 20 वर्ण है। हस्त प्रत्याहार में किसका बाह्य प्रयत्न है? हस्त प्रत्याहार का क्या बाह्य प्रयत्न है? संवार नाद घोष। और किसी भी व्यंजन वर्ण का कितना बाह्य प्रयत्न हो सकता है? 4। संवार नाद घोष अल्प प्राण या महाप्राण, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अल्प प्राण भी जुड़ सकता है और महाप्राण भी जुड़ सकता है। तो जब आप अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानेंगे तभी बता पाएंगे, इसलिए अल्प प्राण महाप्राण को भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हलवा नहीं है कि हाँ नहीं जानेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे अल्प प्राण और महाप्राण से भी बहुत सारा प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने अच्छे से बता दिया। अब चलिए जानते हैं कि खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हमारा जो है खर प्रत्याहार में इसका जो बाह्य प्रयत्न है क्या होगा? खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनका बाह्य प्रयत्न होगा, उसका क्या था? संवार। तो संवार की जगह क्या हो गया? विवार। नाद की जगह हो गया श्वास, अघोष की जगह हो गया अघोष। क्या हो गया? बस याद रखने का सरल तरीका यही है, हस्त संवार नाद घोष, खर बराबर विवार श्वास अघोष, और उदात्त अनुदात्त स्वरित बराबर सभी स्वर वर्ण। ऐसे याद करेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा। लास्ट में वो भी मैं बता दूंगी, पहले इसको जान लीजिए। खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार श्वास अघोष। अब जान लेते हैं कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो खर प्रत्याहार में हमारा हो जाता है ख, फ, छ, ठ। खर प्रत्याहार में ख, फ, छ, ठ, ठ, च, ट, त, व नहीं, वह नहीं आएगा, वह जो है इत संज्ञक वर्ण है इसलिए नहीं आएगा। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य जो है इत संज्ञक वर्ण है इसलिए नहीं आएगा। फिर क्या आ गया हमारा? क, प, य, स, स। और क्या आता है? र इत संज्ञक वर्ण है इसलिए इसको नहीं गिनेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो खर प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण हो गए? 13 वर्ण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, व यहाँ पे इत संज्ञक है उसको नहीं लेंगे। क, प, य जो है इत संज्ञक वर्ण है तो उसको नहीं लेंगे। स, र इत संज्ञक वर्ण है, सिर्फ प्रत्याहार बनाने के काम आता है, इसलिए इसको भी यहाँ र को नहीं लिखेंगे। यानी ख से शुरू होगा और र पे खत्म होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? खर प्रत्याहार हो जाएगा। अब खर प्रत्याहार में इसका जो बाह्य प्रयत्न होगा क्या होगा? विवार श्वास अघोष। इन वर्णों का ये कुल कितने वर्ण है? खर प्रत्याहार में यदि पूछ दिया जाए कितने वर्ण आते हैं तो हम क्या बताएंगे? 13 वर्ण आते हैं। और खर प्रत्याहार का हमारा जो है खर प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? अभी क्या बोले? विवार श्वास अघोष। क्या हो जाएगा? विवार श्वास अघोष। अब खर प्रत्याहार में भी जो वर्ण है उनका 4 बाह्य प्रयत्न कैसे बनेगा ये जान लेते हैं। तो जैसे ये ख वर्ण है, कौन सा? ख हमारा क्या है? महाप्राण है। कौन सा वर्ण है? महाप्राण है, तो ये तो जुड़ेगा ही विवार श्वास अघोष, और क्या साथ में जुड़ जाएगा?
महाप्राण। क्यों? क्योंकि जो ख है किसमें आता है? महाप्राण में आता है। महाप्राण में क्या है? 2, 4 और ऊष्म वर्ण, वो किसमें आ गया? महाप्राण। अब ले लीजिए कौन सा है? ख का हो गया महाप्राण, अल्प प्राण वाला। जैसे ये क है, क है, क क्या है? पहला वर्ण है अल्प प्राण का, तो हमारा क्या हो जाएगा? क का विवार, श्वास, अघोष और क्या जुड़ जाएगा साथ में? अल्प प्राण। ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी ख महाप्राण है तो महाप्राण जुड़ जाएगा, क जो है अल्प प्राण है तो अल्प प्राण जुड़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ख प्रत्याहार में जो वर्ण है उसका जो बाय प्रयत्न है क्या हो जाएगा? विवाह, श्वास, अघोष तो रहेगा ही, साथ ही साथ यदि वो महाप्राण है तो महाप्राण जुड़ेगा, और यदि अल्प प्राण है वर्ण तो अल्प प्राण जुड़ेगा। तो इसका भी 4 बाय प्रयत्न हो गया, और हस का भी आप लोग जान गए। अब क्या बचा हमारा? उदात्त, अनुदात और स्वरित, उसको भी जान लेते हैं। तो हमारा ये तो जो 8वां जो है व्यंजन वर्ण में चला गया। कौन कौन सा? विवाह, संभार, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये 8 किस में चले गए? बाय प्रयत्न व्यंजन वर्णों में। अब बचता है हमारा उदात्त, अनुदात और उदात्त, अनुदात और क्या है? स्वरित। अब इसको जान लेते हैं कि ये किसका बाय प्रयत्न है? सभी स्वर वर्णों का। तो उदात्त का मतलब होता है ऊपरी भाग, ऊपर। उदात्त का मतलब क्या होता है? ऊपर। अनुदात्त का मतलब क्या होता है? नीचे। और स्वरित का मतलब क्या होता है? बीचों बीच, बीचों बीच। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। उदात्त, उदात्त में जो वर्ण, जब कोई वर्ण जो है, जो हमारा स्वर वर्ण है, उसको जब हम बोलेंगे तो जब ऊपर हमारा जीभ छुएगा, स्पर्श करेगा, तब वो किसमें चला जाएगा? उदात्त में चला जाएगा वर्ण। अनुदात्त, जब हमारी जो जीभ है वर्ण को बोलते समय नीचे छुएगी, तब वो अनुदात्त में चली जाएगी। और स्वरित में क्या है कि जब हमारी जीभ जो है ना ऊपर छुए और ना नीचे, बीचों बीच रहे। जैसे कोई वर्ण हम बोल रहे हैं तो ना हमारी जीभ ऊपर का जो तालु होता है वो ना छुए, और जो नीचे का है भाग वो ना छुआए, बीचों बीच रहे, तो वो किसमें चला जाएगा? स्वरित में चला जाएगा। तो ये जो हमारा उदात्त, अनुदात और स्वरित है, किसका बाय प्रयत्न है? सभी स्वर वर्णों, सभी स्वर वर्णों का बाय प्रयत्न है। क्या है? उदात्त, अनुदात और स्वरित। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उदात्त क्या होता है? उदात्त मीन्स ऊपर, अनुदात मीन्स नीचे, स्वरित मीन्स बीचों बीच। जब कोई वर्ण हम बोलेंगे ऊपर छुआएगा तब वो उदात्त में चला जाएगा, और जब कोई स्वर वर्ण बोलेंगे नीचे छुआएगा तब वो अनुदात्त में चला जाएगा। और जब बीचों बीच रहेगा, ना ऊपर छुए ना नीचे, तब किस में चला जाएगा? स्वरित में चला जाएगा। तो उदात्त, अनुदात और स्वरित किसका बाय प्रयत्न है? सभी स्वर वर्णों का बाय प्रयत्न है। और इसमें एक बात और भी जानने योग्य है कि जो प्राचीन भाषा थी उसमें जो है उदात्त वर्णों को और अनुदात वर्णों को कैसे पता लगा लेंगे? देख के ही कि हाँ ये अनुदात वर्ण है, यहाँ पे जो है थोड़ा स्लो करना है या धीमे करना है या तेज करना है, कैसे पता चलेगा? तो जो शब्द होता है, अब जैसे यहाँ पे उदात्त में अ लिखा है तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं होगा, तो इसको समझ जाएंगे कि इसका जो उच्चारण है किसमें करना है? उदात्त में करना है। और यही अ यदि इसको लिख के नीचे ऐसे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, अ लिख के नीचे अंडरलाइन किया रहेगा, तो इसका मतलब है कि इस अ का जो उच्चारण है हमें ऐसे करना है कि नीचे इसका है, जो हमारी जीभ है वो नीचे छुए, इसके नीचे। और स्वरित कब करना है उच्चारण? जब अ लिख के उसके ऊपर यदि एक खड़ी लाइन रहे। कैसी लाइन? खड़ी लाइन। जब खड़ी लाइन रहेगा अक्षर के ऊपर, तब हम समझ जाएंगे कि उसका उच्चारण कैसे करना है? स्वरित रूप में करना है। और अनुदात का कब करेंगे? जब अ के नीचे यदि नीचे लाइन है, अंडरलाइन है, तो उसका उच्चारण किस तरह करेंगे? अनुदात रूप में करेंगे। और जब कोई भी चिन्ह नहीं होगा, ना नीचे हो ना ऊपर हो, सिंपल वर्ण दिया हो, तो उसका मतलब है कि उस वर्ण का उच्चारण कैसे करेंगे? हम उदात रूप में करेंगे। तो उदात, अनुदात, स्वरित जितने भी सभी स्वर है उनका जो है बाय प्रयत्न है। तो सब जान लेते हैं। और
क्या क्या जानना रह गया है बाकी। तो हमें बस बाय प्रयत्न में ये याद रखना है कि हस बराबर संवार नाद घोष। ये होगा किसका बाय प्रयत्न, हस वर्णों का। दूसरा है हमारा खर, क्या है, खर वर्ण। खर में क्या हो जाएगा, विवार अना श्वास, विवार श्वास अघोष। खर प्रत्याहार के वर्णों का बाय प्रयत्न क्या होगा, विवार श्वास अघोष। अब आता है हमारा सभी स्वर वर्ण। सभी स्वर वर्ण का क्या हो जाएगा बाय प्रयत्न, सभी स्वर वर्णों का, या यूं कह लीजिए सभी स्वर वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या हो जाएगा हमारा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब किसी भी व्यंजन के बाह्य प्रयत्न कितना होगा, 4 होगा। बचा हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। ये किसमें जुड़ेगा, हस और खर दोनों में जुड़ेगा, क्योंकि इसमें हस में भी जुड़ेगा और खर प्रत्याहार में भी जुड़ेगा। अल्प प्राण जो है और महाप्राण हमारा खर प्रत्याहार में भी जुड़ेगा और हस में भी जुड़ेगा, क्योंकि हस प्रत्याहार में भी अल्प प्राण है और महाप्राण है वर्ण, और खर प्रत्याहार में भी हमारा अल्प प्राण और महाप्राण दोनों वर्ण हैं। तो किसी भी व्यंजन वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न होंगे। कौन कौन से, एक तो हमारा हो सकता है संवार नाद घोष। अब इसमें हमारा प्लस क्या हो सकता है, अल्प प्राण भी प्लस हो सकता है और महाप्राण भी। इसी तरह खर प्रत्याहार का, ये किसका हो गया है, खर प्रत्याहार का क्या आ जाएगा, विवार श्वास अघोष प्लस अल्प प्राण या महाप्राण। इसका भी क्या हो जाएगा, चाहे अल्प प्राण हो जाए चाहे महाप्राण हो जाए। तो आई होप आप लोगों को आज जो है बाय प्रयत्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।